हेलो फ्रेंड, मैं सौरभ कुमार। अगर आप सी टेट, एस टेट, यूपी टेट या किसी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सौरभ एकेडमी 7857 को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट करें, क्योंकि कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको जो बताए हैं वह समझ में आया है कि नहीं। इसलिए आप कमेंट करें ताकि आपकी कमेंट की जवाब दे सके। आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। यह सेट प्रैक्टिस 2 भाग 5 है। इसका समय सुबह 7 बजे है। आइए सेट प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। सी टेट 2022 सेट प्रैक्टिस 2 है। पर्यावरण भाग 5। क्वेश्चन जो है 121 से 150 तक है और वीडियो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। पर्यावरण का है प्रश्न 121 नंबर। राधा जो है विभिन्न प्रकार की यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों का उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। ये सही बात है। यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। ये गलत बात है न। सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट की आवश्यकता होती है। राइट आंसर हो जाएगा ना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, बताइए। आरक्षण प्रक्रिया की समझ होनी चाहिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 और 3 है ना। 1 और 3। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं ना। कहता है अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। 2 में कहता है सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। 122 नंबर में बढ़ते तापमान का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि पर, है ना। कृषि पर। आइए इसका देख लेते फ्रेंड सॉल्यूशन। बढ़ते तापमान पर सर्वाधिक प्रभाव कृषि पर पड़ता है। तापमान बढ़ने से गेहूं के उत्पादन में कमी आ सकती है। वैश्विक तापमान के बढ़ने से सैकड़ों वनस्पति प्रजातियां नष्ट हो सकती है। वैश्विक तापमान प्राणी जगत के लिए भी घातक सिद्ध हुआ है। समुद्री जल स्तर जलवायु परिवर्तन से बढ़ेगा। यह तटीय क्षेत्र एवं द्वीपों के लिए अति खतरनाक होगा। CO2 गैस तापमान वृद्धि का मूल कारण है। वैश्विक तापमान को बढ़ाने के लिए आवश्यक ग्रीन हाउस गैस जैसे जलवाष्प, CO2, H4, N2O, CFC, O3, SF6। नेक्स्ट प्रश्न है 123 नंबर में नीचे एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के लिए रेलवे टाइम टेबल का कुशल अंश दिया गया है। उपर्युक्त सूचना के आधार पर सूरत और मडगांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन इस दूरी को तय करने में लगा समय क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 979 किलोमीटर 15 घंटा और 15 मिनट। आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, है ना। तो क्या किया है, सूरत और मडगांव के बीच की दूरी कितना है 1509 और माइनस 530 यानी घटाने के बाद आता है 979 किलोमीटर। तो ट्रेन द्वारा 979 किलोमीटर की दूरी तय करने में 15 घंटे
तथा 15 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि सूरत से ट्रेन 16:20 पर चलती है तथा मडगांव अगले दिन 7:35 पर पहुंच जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अलबरूनी कौन था? तो अलबरूनी जो था वह अफगानिस्तानी एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजार के अध्ययन करने आया था, है ना। आइए फ्रेंड इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन है ना, अलबरूनी ने किताब उल हिंद या तहक़ीक़-ए-हिंद नामक किताब लिखा था। अलबरूनी को फादर ऑफ कंपैरेटिव रीजन कहा जाता है। 125 नंबर में, वायु प्रदूषण का विश्वव्यापी प्रभाव क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए, जलवायु परिवर्तन, CO2 में वृद्धि, ओजोन परत की विरलता, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। आइए फ्रेंड इसका देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। वायु प्रदूषण का विश्वव्यापी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखते हैं। जलवायु परिवर्तन का मूल कारण है CO2 गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट का भी मुख्य कारण है। ओजोन परत की विरलता का कारण CFC गैस है। ओजोन परत का क्षरण फ्रियॉन गैस के कारण होता है। इसका रासायनिक सूत्र CCl2F2 होता है, डाइक्लोरोमीथेन। आइए नेक्स्ट प्रश्न 126 नंबर में है, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजाति का जीवनक्षम जनसंख्या रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए उपयुक्त पद क्या है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्थानीय संरक्षण। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन में है, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण आदि उसके प्राकृतिक स्थानों पर ही करते हैं, तो इसे स्व-स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। यदि किसी अन्य स्थानों पर संरक्षण किया जाता है तो इसे ब-स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, हाँ जी, 127 नंबर में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन जो गलत है ना। पर्यावरण शिक्षा में पाठ्य वस्तु के रूप में संसाधनों की चर्चा होती है, ये सही बात है। भोजन पोषण को भी पर्यावरण शिक्षा में उचित स्थान दिया जाता है, ये भी सही है। मानव आर्थिक कारणों से प्राकृतिक साधनों का व्यापक इस्तेमाल करता है, ये भी सही है। पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत जनसंख्या विस्फोट को शामिल नहीं किया जा सकता, ये गलत है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। संसाधनों का संरक्षण एवं दोहन तथा भोजन एवं पोषण से संबंधित विषयों को भी पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 128 नंबर में है, अंतर्राष्ट्रीय भूमंडल जीवमंडल कार्यक्रम कब आरंभ किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय भूमंडल जीवमंडल कार्यक्रम कब आरंभ किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1988। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय भूमंडल जीवमंडल कार्यक्रम 1988 ईस्वी में शुरू किया गया। भूमंडल जीवमंडल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य धरती पर जीव के संरक्षण, संवर्धन तथा जैव विविधता को बनाए रखना। आज पृथ्वी को बचाने का अर्थ है जीवमंडल संरक्षण, जैव विविधता को संरक्षित करना तथा पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना या प्राथमिक उद्देश्यों में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 129 नंबर में है, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। तो वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना है ना। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं फ्रेंड। हाँ जी, इसका सॉल्यूशन 131 नंबर में है। हाँ जी, 131 नंबर में है, रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है। रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता को मापी जाती है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक 131 नंबर में है ना। चार्ल्स रिएक्टर ने 1935 में रिएक्टर पैमाने की खोज की। रिएक्टर पैमाने में 9 अंक है। रिएक्टर पैमाने में 9 अंक है। रिएक्टर पैमाने में तीव्रता 1 अंक बढ़ने पर 10 गुना बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 132 नंबर में, जलवायु संबंधी आपदा का उदाहरण नहीं है। जलवायु संबंधी जो है आपदा का उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए मरुस्थलीय। क्या हो जाएगा? मरुस्थलीय। सूखा नहीं है, बाढ़ नहीं है, चक्रवात नहीं है, तो क्या हो जाएगा? मरुस्थलीय। आइए इसका देख लेते हैं सॉल्यूशन। जलवायु संबंधी आपदा का उदाहरण है सूखा, बाढ़ और चक्रवात। मरुस्थलीय भूमंडल का अस्थायी कारक है। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में फैला है। थार मरुस्थल कहाँ है? भारत और पाकिस्तान में फैला है। सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा जो मरुस्थल है क्या है? सबसे बड़ा मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल सबसे गर्म मरुस्थल है। आइए नेक्स्ट प्रश्न। हाँ फ्रेंड, 133 नंबर में है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक के अति इंद्रियों नामक अध्ययन के अंत में लाओ एक कागज का कुत्ता बनाओ नामक गतिविधियों रखने का उद्देश्य क्या है? तो इसमें क्या होता है? सीखते समय आनंद और मनोरंजन प्रदान करना है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, है ना। आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। आनंद पूर्ण गतिविधियों बच्चों के अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने का एक आसान तरीका है। इसे सीखते समय नीरसता को दूर करने में मदद मिलती है। विद्यार्थियों को क्रियाकलापों द्वारा किसी विषय वस्तु को सीखने से उनमें रोचकता में वृद्धि के साथ साथ उनके जिज्ञासा को भी बढ़ाना संभव हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 134 नंबर में, अंतरिक्ष की भौतिक परिस्थितियों के बारे में विद्यार्थियों को सिखाने की निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि सबसे उचित है?
तो सबसे पहले जो है इसको तस्वीर और अखबारों हेडलाइंस का संग्रह करने और एक स्कैन फाइल बनाने के लिए कहना है ना। अंतरिक्ष की तस्वीरों और अखबारों की हेडलाइन का संग्रह करने और एक स्लाइड फाइल बनाने के लिए किया जाता है, ये उचित रहेगा। नेक्स्ट पर इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, है ना। अंतरिक्ष की भौतिक परिस्थितियों के बारे में सिखाने के शिक्षण विधि में अंतरिक्ष की तस्वीर हेडलाइन का संग्रह करना और एक स्काइप फाइल बनाना सबसे उपयुक्त है। इससे विद्यार्थियों को वास्तविक दुनिया की झलक पानी तथा अंतरिक्ष की वास्तविक भौतिक स्थिति के बारे में जानने का अवसर मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न, 135 नंबर में है, मापन प्रक्रिया से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है। तो अधिगम का मापन, ये भी सीखना चाहिए। बालक की उन्नति पर विचार, ये भी सीखना चाहिए। अधिकर्ता के अधिगम को बढ़ाना, ये गलत है ना। एक व्यापक मूल्यांकन करना चाहिए, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अधिगम का मापन बालक की उन्नति पर विचार एवं एक व्यापक मूल्यांकन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में संरचनात्मक मूल्यांकन के संदर्भ में यह सही है। एक विशेष अवधि लगभग 3 महीने पूरे होने के बाद किए जाने वाले मूल्यांकन को संकलनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। संकलनात्मक मूल्यांकन को अधिगम का मापन या व्यापक मूल्यांकन भी कहा जाता है। इसमें जो है बालक के अधिगम परिमाणों के आधार पर और अंकों ग्रेड देना शामिल है। इसे हर 3 माह के बाद माता पिता, विद्यार्थियों और दूसरे प्राधिकारों के सम्मुख रखा जाता है। इसमें विद्यार्थियों के अधिगम का विस्तार वर्णन शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 136 नंबर में, पर्यावरण शिक्षण में अवलोकन की विधि का अर्थ क्या है। तो पर्यावरण शिक्षण में अवलोकन विधि का अर्थ है कि उसको जो है पर्यटन को घुमाना चाहिए, है ना। ए नंबर हो जाएगा, बालक को पर्यटन पर ले जाकर अवलोकन कराना चाहिए। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हाँ जी, तो इसका सॉल्यूशन जो है पर्यावरण शिक्षण अवलोकन विधि का अर्थ है बालक को पर्यटन पर ले जाकर घुमाना चाहिए, है ना। अवलोकन विधि ज्ञान का प्रयोगात्मक विधि है। इसमें जगह जगह प्रत्यक्ष अवलोकन कराना शामिल है। जैसे हो गया अवलोकन के आधार पर सूक्ष्म दृष्टि से विस्तार, है ना, मानसिक बोधगम का विकास, अनुभवों में वृद्धि, पर्यावरण के प्रति नए दृष्टिकोण का निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक को लगता है कि उसकी कक्षा में बहुत से छात्र रुचि नहीं ले रहे हैं और सोए रहते हैं, तो उन छात्रों के प्रति शिक्षक की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या आप जानते हैं कि जैसे विचार और चाल चल रही है, चर्चा से संबंधित मज़ेदार आंकड़ों का
प्रस्तुत करना चाहिए। आइए इसका सलूशन देख लेते हैं, है ना। इसका सलूशन है, यदि एक पर्यावरण अध्यापक के शिक्षक को लगता है कि उनका कक्षा बहुत से छात्र रुचि नहीं ले रहे हैं और सोए रहते हैं, तो उन छात्रों को प्रति शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या आप जानते हैं? जैसे विचारों और चल रही चर्चा से संबंधित मज़ेदार आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण से उनमें से जिज्ञासा को बढ़ाना आसान हो जाता है। यदि एक कक्षा एक विशेष विषय के शिक्षण के दौरान निराशा महसूस करने लगती है और आलसी बन जाती है, तो शिक्षक को अपनी शिक्षण राजनीति को बदलनी चाहिए। दो में है, विद्यार्थी में अचानक आई निराशा को उन्हें उत्तेजित करके आसानी से दूर किया जा सकता है। अवधारणा से संबंधित मनोरंजक और रुचिकर बातचीत शुरू करके उनकी रुचि को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न 138 नंबर में, ईवीएस शिक्षक किस प्रकार विभिन्न जानवरों के बारे में कक्षा 3 के छात्रों के ज्ञान का आकलन कर सकता है जिसे उन्होंने कक्षा में सीखा है? तो इसका बताइए आप लोग आंसर, है ना। तो मौखिक प्रश्न चक्र के बाद कक्षा में पढ़े गए जानवरों के कागज रूपों की प्रदर्शनी आयोजित कर, है ना। आइए इसका सलूशन देखते हैं। इसका सलूशन है, ईवीएस एक शिक्षक मौखिक प्रश्न चक्र के बाद कक्षा में पढ़ाए गए जानवरों के कागजी रूपों में प्रदर्शनी आयोजित करके कक्षा 3 के छात्रों को ज्ञान का आकलन कर सकता है। एक में है, विज्ञान प्रदर्शनी स्वर्णिम रेखाचित्र कागजी रूपों या मॉडल्स के माध्यम से विज्ञान के अपने अधिगम को व्यक्त करने के लिए छात्रों हेतु प्रमुख मंच है। दो में है जो इसका, इस तरह की गतिविधियां छात्रों में जिज्ञासा और कल्पनाशीलता विकसित करती है और उनके रचनात्मक नवाचार क्षमता को भी नई दिशा देती है। नेक्स्ट प्रश्न है 139 नंबर में, भूमिका निर्वहन में अध्यापक की भूमिका क्या होती है? भूमिका निर्वहन में अध्यापक की भूमिका क्या होती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, निर्देशक, पर्यवेक्षक और निर्यातक, है ना। ये तीनों होता है। इसका सलूशन देखते हैं। तो भूमिका निर्वहन में अध्यापक की भूमिका निर्देशक, पर्यवेक्षक तथा निर्णायक तीनों के रूप में है। अध्यापक की भूमिका शैक्षणिक के साथ साथ उत्प्रेरक का भी होता है। बच्चों की प्राथमिकता पाठशाला घर है। विषय वस्तु के प्रति जिज्ञासा बढ़ने के साथ साथ शिक्षक का मुख्य उद्देश्य अपने छात्रों को एक नंबर में है, समाज के प्रति उत्तरदायी बनाना। समाज के प्रति उत्तरदायी बनाना। 2 नंबर में है, देश के प्रति कर्मव्यनिष्ठ बनाना। 3 में है, अनुशासनात्मक गुणों का उनमें से विकास करता है। 4 में है, मानसिक दृढ़ता एवं परिपक्वता लाना भी है। नेक्स्ट प्रश्न है 140 नंबर में, खेल विधि का जन्मदाता किसको कहा जाता है? अब खेल विधि का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो एक कहा जाता है हेनरी कार्डवेल बुक को। इसका सलूशन देखते हैं, इसको क्यों कहते हैं ना। तो हेनरी कार्डवेल बुक का मानना है कि बच्चों का खेल ही
खेल में शिक्षा दी जा सकती है। यह शिक्षा प्रयोगात्मक, व्यवहारिक तथा अस्थायी होती है। खेल विधि में शैक्षणिक सरलतम विधियों में से एक है। खेल विधि से आपस में समन्वय क्षमता का भी विकास होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 141 नंबर में, पर्यटन विधि से क्या आप जानते हैं, बताइए। तो पर्यटन में है पर्यावरण समस्याओं के प्रति बालक के जागरूक किया जा सकता है ना। इसका राइट आंसर है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है पर्यटन विधि से व्यवहारिक और प्रत्यक्ष ज्ञान बच्चों में होता है। पर्यटन विधि से व्यवहारिक और प्रत्यक्ष ज्ञान बच्चों का होता है। पर्यटन विधि से नए दृष्टिकोण से सृजन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है 142 नंबर में, हमें अपना भोजन निम्नलिखित में से किसके अनुसार खाना चाहिए। हमें अपना भोजन जो है निम्नलिखित में से किसके अनुसार खाना चाहिए। पसंद के अनुसार, भूख के अनुसार, पेट के आकार, शरीर के पोषण तत्वों की आवश्यकता अनुसार। तो ए हो जाएगा राइट आंसर, शरीर की पोषण तत्वों की आवश्यकता के अनुसार। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति भोजन में मुख्य रूप से 6 पोषक तत्व होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन और जल। नेक्स्ट प्रश्न है 143 नंबर में, किसान अपने खेत के पास मधुमक्खियों को क्यों पालते हैं। किसान अपने खेतों के पास मधुमक्खियों को क्यों पालते हैं। तो अतिरिक्त आय के लिए, राइट बात है। परागण के लिए, ये भी सही बात है। फूलों में शहद को कम करने के लिए, ये गलत है ना। शाकाहारी पशुओं में सुरक्षा के लिए, ये भी नहीं सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 और 2, इसका बी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 144 नंबर में, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रिया का कौन सा युग्म पेड़ पौधों पर जीव जंतु दोनों मिलता है। जीवन प्रक्रिया का कौन सा युग्म पेड़ पौधों पर जीव जंतु दोनों मिलता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि और प्रजनन पर। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं फ्रेंड। हाँ जी, पेड़ पौधों में, है ना, पेड़ों में भी जीव जंतुओं के तरह गति होती है। पौधे उत्पादक है जबकि जीव जंतु उपभोक्ता है। नेक्स्ट प्रश्न है 145 नंबर में, कक्षा के 4 EVS की पाठ्य पुस्तक के अध्ययन में उल्लेखित परियोजना गर्ल स्टार किसके संबंध में है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, प्रतिकूल परिस्थितियों में पढ़ने और अपना जीवन बदल डालने में साधारण लड़कियों के बारे में। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इस परियोजना का अच्छा उदाहरण है बिहार की अनीता कुशवाहा है। गर्ल स्टार परियोजना बालिकाओं के ऊर्ध्वगामी होने का परिलक्षित करती है। नेक्स्ट प्रश्न है 146 नंबर में, फ्रावेल ने किस शिक्षण विधि से प्राथमिक स्तर पर अधिक बल दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा खेल विधि, है ना। आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं थोड़ा, है ना फ्रेंड। खेल विधि बच्चों को ज्ञान या शिक्षा का सरलतम विधि माना जाता है। खेल विधि का जनक हेनरी कार्लबेक को कहा जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है 147 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन से जानवर अंडों उत्पन्न करते हैं और साथ ही उनके शरीर का शाल्क होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मगरमच्छ और मछली, है ना, अंडों उत्पादन करते हैं। आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। मेंढक उभयचर है, यह स्थल जल एवं भूमि के अंदर भी रह सकता है। मगरमच्छ सरीसृप वर्ग में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है 148 नंबर में, किस प्रदूषक की जल में अधिक मात्रा में होने से शिशुओं को नीला वर्ण बीमारी हो जाता है, ब्लू बेबी? तो नाइट्रस, है ना, किसको? नाइट्रस। आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हाँ जी, मरकरी की जल में संदूषितता से मिनीमाता रोग से हो जाता है। कैडमियम प्रदूषित जल से इटाई रोग हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 149 नंबर में, खेल स्वेच्छा, है ना, खेल स्वेच्छा से आत्मसंयम की एक क्रिया या परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री ने दिया था? तो इसका राइट आंसर बताया आप लोग। तो ए दिया था अस्टर ने। कौन दिया था? अस्टर ने। आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हाँ जी, अस्टर ने खेल को शिक्षा का मौलिक भाग माना है। अस्टर के अनुसार खेल में व्यक्तिगत विकास श्रेष्ठ पहुंच जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, रोल प्ले विधि के मूल भाव क्या है? रोल प्ले विधि के मूल भाव क्या है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वास्तविक सामाजिक भूमिका निभाना, है ना, वास्तविक सामाजिक भूमिका निभाना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग से यही गुजारिश है कि इसको अपना ग्रुप में डालिए और जहाँ तक अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।